हाँ जी, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। कल हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था, आज अपनी एमसीक्यू सीरीज़ की टर्न है। तो आज हम कुछ एक एमसीक्यूज़ लगाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लस बेसिक इकोनॉमिक्स के। आपके मिक्स से इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका दोनों तरह से सिलेबस कवर हो जाए। जो आपका सिलेबस थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आपको समझ आ जाए, और जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, चाहे उसमें माइक्रो है, चाहे उसमें मैक्रो है, चाहे उसमें इकोनॉमिक्स के कौन सा भी टॉपिक है, उसमें से ओवरऑल टॉपिक में से भी आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। और थ्योरी में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट करिए। करते हैं स्टार्ट। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये वेल्थ ऑफ नेशन थ्योरी है या फिर बुक है, ये किसने लिखी है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ सकता है? एडम स्मिथ ने लिखी है, माइकल पार्किन ने लिखी है, थॉमस जेफरसन ने लिखी है, या कार्ल मार्क्स ने लिखी है? तो इसका आंसर क्या है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन ये जो थ्योरी थी लिखी थी। ठीक है, इसको हम थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। और एडम स्मिथ ही क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, और इसने ये कब लिखी थी? इन 1716 में लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? हु रोट द वेल्थ ऑफ नेशन? एडम स्मिथ ने। इसको थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन 1716 में। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का संकेत नहीं है कि हम विकास कर रहे हैं, इससे ये नहीं पता चलता? पहला अपना ऑप्शन है, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग के पक्ष में सकल घरेलू उत्पाद की बदलती संरचना। ठीक है, फेवर मतलब उसके पक्ष में बदल रही है। तो हमारा क्या है? हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम जीडीपी से देखते हैं, और अगर जीडीपी की हमारी बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी की जो औद्योगिक पक्ष है वो बढ़ रहा है, तो क्या है? ये तो है ना एक अच्छा साइन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक विकास का अच्छा साइन है। दूसरा क्वेश्चन है, लार्जर शेयर ऑफ जीडीपी कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब अपने कितने सेक्टर थे? 3 सेक्टर थे। एक था अपना प्राइमरी सेक्टर, एक अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, और एक तीसरा होता है अपना टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जो होती हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है, खेती बाड़ी से, फसल से संबंधित होती है। इंडस्ट्रियल में आ जाती है औद्योगिक वाली। और ये तीनों की तीनों क्या हैं? हमारे देश की विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेरिटरी सेक्टर में आ जाती हैं ये जितनी भी हमें सर्विसेज मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, वेयर हाउस की मिल रही है, इंटरनेट की मिल रही है, फ़ोन की मिल रही है, कम्युनिकेशन की मिल रही है, इंश्योरेंस की मिल रही है, बैंक की मिल रही है, ये इसमें आ जाती है। तो आज के टाइम पे जब ये तीनों की तीनों डेवलप होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। तो पहले ऑप्शन में किसका था? इंडस्ट्री का था। ठीक है, पहले ऑप्शन में अपना इंडस्ट्री का था, दूसरे में क्या था? प्राइमरी का था। तो ये दोनों तो अच्छे सूचकांक हैं हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था के बढ़ने के। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लार्जर कैपिटल इनफ्लोज, बड़ा पूंजी प्रवाह। लार्जर कैपिटल इनफ्लोज का मतलब है कि हमारे देश में पूंजी का प्रवाह ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। और चौथा ऑप्शन क्या आ जाता है? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इकोनॉमी। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, या फिर रोड वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह ये अच्छा से चल रहा है, कंस्ट्रक्शनल वर्क अच्छे से चल रहा है हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था में। तो हम ये क्या कह सकते हैं भी? ये भी क्या है? अच्छा सूचकांक है डेवलपमेंट का। अब ऑप्शन आता है अपना सी, इसका आंसर ही यही है, लार्जर कैपिटल इनफ्लोज। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैपिटल इनफ्लोज क्या होता है। कैपिटल इनफ्लोज ना 2 तरीके का होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैपिटल इनफ्लोज तब होगा जब हम ये बोल सकते हैं कि बाहर के लोग हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उससे हमारे देश की पूंजी का निर्माण हो रहा है हमारे देश में। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ से उठकर लोग फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी है। अगर आप सोचो कि बाहर के लोग हमारे इंडिया में आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी है, इस वजह से आएंगे।
अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, इन्वेस्टमेंट के रूप में पूंजी का प्रवाह हो रहा है हमारे देश में, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रूप मानेंगे। लेकिन अगर हमारे देश में पूंजी का प्रवाह हो रहा है लोन के रूप में, ठीक है, बोरोविंग के रूप में, ठीक है, सेंट्रल बैंक से या फिर विश्व बैंक से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, या फिर हमारा जो बैलेंस ऑफ बजट है ना, बैलेंस ऑफ बजट में जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये चैप्टर्स ना वो हैं थोड़े से आपको अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होंगे ना, फिर आएंगे, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कैपिटल मतलब कि अच्छा धन वगैरह पैसा आ रहा है अपने पास, पूंजी आ रही है बहुत बड़ी, तो वो किसी भी रूप में आ सकती है ना। ठीक है, कैपिटल या तो किसी अपने पास कोई बड़ी चीज़ को बेचकर हमारे पास कैपिटल के रूप में पैसा आएगा, या फिर बाहर की फॉरेन कंट्रीज से हमने उधार वगैरह अच्छा लिया है, बोरोविंग कर लिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं अपने वो डेफिशिट जा रहे हैं, वो नेगेटिव जा रहे हैं, तो कैपिटल इनफ्लोज, उस मामले में जो कैपिटल इनफ्लोज होगा, पूंजी प्रवाह होगा, वो नेगेटिव होगा, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन नहीं होगा, वो हमारे आर्थिक विकास का सूचकांक नहीं होगा। तो इसके अंदर आंसर यही आएगा। इसके अंदर हम यही मान के चलेंगे कि इसके अंदर क्या है कि कैपिटल इनफ्लो किस रूप में आ रहा है, वो उधार के रूप में आ रहा है, बोरोविंग के रूप में आ रहा है फॉरेन कंट्री से। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ मिक्स इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था की सीमा है। ठीक है, कौन सी उसकी कमी है मिक्स इकोनॉमी की। सबसे पहला हायर टैक्स, ठीक है, हायर टैक्स। दूसरा ऑप्शन है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि इसमें हम क्या करते हैं, आय का वितरण करते हैं। ये थोड़ी ना उसकी कमी है, ये तो क्या है उसकी पॉजिटिव चीज़ है ना, कि मिक्स इकोनॉमी के में क्या करती है, सरकार भी इन्वॉल्व होती है और जो मार्केट के फोर्सेस है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक भी होता है। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है ना, ताकि अमीर है वो अमीर ना रहे, गरीब है जो ज़्यादा गरीब ना रहे। लेस मोनोपोली, कम एकाधिकार, ये तो मिक्स इकोनॉमी की विशेषता है कि उसमें कम एकाधिकार है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार का एकाधिकार होगा तो भी अच्छा नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होगा तो भी अच्छा नहीं है। तो कम एकाधिकार ये भी क्या है, उसकी कमी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये भी उसकी कमी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व है मिक्स इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो होएगी, सरकारी हस्तक्षेप तो होएगा। तो इसमें क्या है इसकी कमी, हाइयर टैक्सेस, जो ऊंचे कर लगाए जाते हैं ना सरकार द्वारा, वो क्या है इसकी बहुत बड़ी कमी है। मिक्स इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमी क्या है, उच्च कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म लास्ट क्वेश्चन, हाँ, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और ए सर्विसेज। किस वस्तु या सेवा की इच्छा पूर्ति शक्ति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम किसी वस्तु की इच्छा पूर्ति शक्ति का वर्णन करते हैं। मैंने आपको कल वाले चैप्टर में ही एक लॉ पढ़ाया था, एक सिद्धांत पढ़ाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सीमांत क्या था, जो कमी हो रही थी सीमांत यूटिलिटी में। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था आपको कि हमारा जो इच्छा है या फिर यूटिलिटी है, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया था मैंने आपको कि उपयोगिता हवास का नियम। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हवास का नियम हमें क्या बताता था कि जैसे जैसे किसी वस्तु का हम क्या करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो हमारी उससे मिलने वाली जो हमारी इच्छा है या हमारी जो संतुष्टि है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मैंने उसमें यही बताया था ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता। ठीक है, सेवा की इच्छा पूर्ति, तो उसमें वो कम होती जाती है। तो वो किस में मैंने बताया था, यूटिल्स में बताया था कि हमें एक रोटी खा रहे हैं तो हमें एक खाना खाया आपने, तो एक रोटी खाई सॉरी, तो आपको 10 यूटिल्स की इच्छा 10 यूटिल्स की संतुष्टि हुई। फिर आपने 2 खाई तो आपकी भूख थोड़ी शांत होगी, तो आपको 8 यूटिल्स की संतुष्टि हुई। फिर आपने 3 खाई तो आपको 4 की हुई। जब आपने 5 खाई तो आपको सिर्फ 1 यूटिल्स की हुई। जब आपने 6ठी रोटी खाई तो वो 0 होगी। जब आपने 7वीं रोटी खाई तो वो क्या होगी, नेगेटिव में जाने लगी, मीन्स वो आपके लिए हानिकारक होने लगी। ठीक है, तो यही चीज़ क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि जब हम किसी वस्तु का निरंतर उपयोग करते रहते हैं तो शुरुआत में जो उससे होने वाली जो संतुष्टि होती है वो ज़्यादा होती है, फिर आगे 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 वो कम होती जाती है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड में मैंने कल आपको बहुत अच्छे से करवाया था। ठीक है,
तो उसी तरह हम हमारी जो संतुष्टि किस में माप रहे हैं, यूटिल्स में माप रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स्ड सेविंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फोर्स्ड सेविंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जबरन बचत निम्न में से किससे संबंधित है। पहला है कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप खपत में कमी, ठीक है। कीमतों में वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कंजप्शन है उसमें कमी कर रहे हैं। व्यक्तिगत आय और धन पर कर, ठीक है। व्यक्तिगत आय और धन पर कर, आयकर दाताओं पर अनिवार्य जमा, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योगदान। ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ठीक है। फोर्स्ड सेविंग में नहीं आएगा, अनिवार्य जमा भी नहीं आएगा, ठीक है। व्यक्तिगत आय और धन पर कर, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो टैक्स लगेगा ना, ये तो उसका पार्ट ही नहीं है, टैक्स का पार्ट है ये। तो किसका पार्ट आएगा, कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप खपत में कमी। हमारा पैसा है, हम सिर्फ दो जगह पर लगाते हैं, या तो हम उसकी कंजप्शन करते हैं या हम उसकी सेविंग करते हैं, ठीक है। हमारे पास वाई होती है जो हमारी इनकम को दर्शाते हैं, या तो हम C+S करते हैं। C मतलब कंजप्शन, या तो कंजप्शन करेंगे या तो हम सेविंग करेंगे, ठीक है। फोर्स्ड सेविंग का मतलब है कि जबरन बचत करनी पड़ रही है, जब जबरन बचत करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जबरन बचत क्यों करेंगे हम, कि हम मान लो 100 रुपये की कोई चीज़, ठीक है। तब 100 रुपये की आप ये लगा लो, किसी व्यक्ति की इनकम है, किसी व्यक्ति इनकम 100 रुपये है, किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है, तो वो 50 रुपये की चीज़ खरीद रहा था और 50 रुपये क्या कर रहा था, 50 से खरीद रहा था, उपभोग कर रहा था, और 50 क्या कर रहा था, वो बचा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो गया, जब वो 50 रुपये की चीज़ खरीदना था ना, वो चीज़ महंगी होगी, अब वो उसे वो चीज़ 70 रुपये में मिल रही थी, लेकिन वो क्या चाहता था कि वो 50 रुपये बचा के ही रखे। तो अब उसने क्या कर दिया, अपना कंजप्शन कम कर दिया, उसने अपने कंजप्शन को नहीं बढ़ाया, लेकिन जबरन अपनी सेविंग को बढ़ाकर रखा, ठीक है। तो ये मजबूरी में वो कर रहा है सेविंग, इस चीज़ की भी मुझे इतनी तो करनी पड़ी है, फोर्स्ड सेविंग होगी, ठीक है। कीमतें बढ़ गई, कीमत बढ़ने से जो उसकी कंजप्शन है उसको क्या करना पड़ा, कंजप्शन को ही कंजप्शन के साथ ही समझौता करना पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, किस वजह से हुआ, कि जो कीमतें हैं वो बढ़ गई, उस वजह से हुआ ना। तो इसमें क्या आएगा, कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप खपत में कमी, ठीक है। कीमतों में वृद्धि होगी, अब वो जो चीज़ 50 में खरीद कर वो कर रहा था, अब उसको 70 में मिल रही थी, लेकिन वो अपनी सेविंग को नहीं बदलना चाहता था, इस वजह से वो क्या कर रहा था, अपना कंजप्शन ही कम कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ, धक्के से सेविंग हुई है ना, कि आपको ज़रूरत है लेकिन फिर भी आप बचा रहे हो। तो उसका आंसर क्या आएगा, फोर्स्ड सेविंग आएगा। कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप खपत में कमी, फर्स्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए फोर्स्ड सेविंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म डंपिंग रिलेटिंग टू। डंपिंग शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। डंपिंग शब्द किससे संबंधित है, सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉमोडिटी, एक उपमानक वस्तु की बिक्री। सेल इन फॉरेन मार्केट ऑफ कॉमोडिटी एट ए प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सेल इन ए फॉरेन मार्केट ऑफ ए कॉमोडिटी जस्ट एज मार्जिनल कॉस्ट विद टू मच ऑफ प्रॉफिट। स्मगलिंग ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी, ठीक है। डंपिंग है ना, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं से रिलेटेड है, हमारी फॉरेन मार्केट से रिलेटेड शब्द है डंपिंग शब्द, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जब हम क्या करते हैं, जो हमारी कोई वस्तु है उसकी बिक्री करते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु है उसकी जो बिक्री करते हैं, जब हम उसकी मार्जिनल कॉस्ट से कम कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डंपिंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेल इन फॉरेन मार्केट ऑफ ए कॉमोडिटी, सेल इन फॉरेन मार्केट ऑफ ए कॉमोडिटी एट प्राइस बिलो मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत में कम कीमत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री, सीमांत लागत में कम कीमत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीडीपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ। जीडीपी के सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित माल नहीं, एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है। एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल नहीं, ये भी नहीं आएगा। एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम सामान और सेवाएं,
ठीक है, इसका आंसर यही आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, सकल घरेलू उत्पाद में हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और जितनी भी सेवाओं का निर्माण हुआ है अंतिम रूप से उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर आएगा लास्ट, डी आंसर आएगा इसका, कि एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम सामान और सेवाएं फाइनल, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस इज इक्वल टू। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ग्रोस एक होता है, ग्रोस एक होता है नेट। ग्रोस के अंदर मतलब कि आलतू फालतू की चीज़ें इंक्लूड होती है, आप ये लगा कर चलो। और नेट की होती है जो मतलब की चीज़ें होती है। ठीक है, आप ये लगा कर चलो हर बार। मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल से लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ठीक है, अब जब ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नेट बचेगा ना कुछ। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाएगा। जैसे कि हम किसी मशीनरी की बात कर रहे थे, हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी थी, उसमें से हमें क्या हो गया, 10,000 की टूट फूट हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची है, तो हमने कहा 1 लाख में से 10,000 बचाकर नेट हमारे पास 90,000 की मशीन बच गई। तो वही चीज़ है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाएगा। आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट रूट इन ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश में सरकारी मार्ग का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। निवेश केवल सरकार या सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी में किया जा सकता है। निवेश केवल सरकारी कंपनियों में ही किया जा सकता है। निवेश केवल भारत में एक विदेशी सरकारी निकाय के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, और ये भारत वाली बात तो आएगी नहीं क्योंकि अर्थव्यवस्था तो हर देश में है। निवेश केवल सरकारी कंपनियों में किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में। निवेश केवल सरकार या सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी में किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं होएगा क्योंकि फॉरेन लोगों की मर्जी है कि वो कहाँ मर्जी इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, उनके साथ सरकार कुछ नियम लागू कर सकती है जो उनको मानने पड़ेंगे हमारे देश में रहकर इन्वेस्टमेंट करने पर। ठीक है, हमारे देश में रहकर निवेश करने पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, कि निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा। ठीक है, वो पहले उनसे परमिशन लेंगे या उनके रूल वगैरह मानेंगे। ठीक है, जो सरकार ने रूल्स वगैरह बनाए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए या उन्हें अनुमति के लिए जो जरूरी कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद वो हमारे देश में आकर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट में करे चाहे वो पब्लिक में करे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड ओनली विद द प्रियर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10th लास्ट क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन इक्विटी फंड। ठीक है, इक्विटी फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, इट गिव्स फिक्स रिटर्न, इट इन्वेस्ट प्राइमली इन शेयर्स, इट इन्वेस्ट बोथ इन डेप्ट एंड शेयर्स, इट अश्योर्स ग्रोथ इन वैल्यू। यह निश्चित रिटर्न देता है, यह मुख्य रूप से शेयरों में निवेश किया जाता है, यह कर्ज और शेयर दोनों में निवेश करते हैं, यह मूल्य में वृद्धि का आश्वासन देता है। ठीक है, ये देखिए अपने होते हैं 2 प्रकार के फंड होते हैं। ठीक है, यहाँ फिर 2 प्रकार के शेयर होते हैं, एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस। इक्विटी जो होते हैं ना वो होते हैं लगभग हम सरकारी कंपनियों में करते हैं या फिर उन कंपनियों वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा फंड लगाते हैं जिनमें पूरी उम्मीद होती है कि वहाँ पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। ठीक है, बेकार कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट या ये फंड नहीं लगाए जाते क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है कि जो भी अंत में जाके प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा उसमें सबसे पहले सभी को बांट दिया जाएगा। लास्ट में जितना लाभ बचेगा, चाहे वो थोड़ा बचे चाहे वो ज़्यादा बचे, वो इक्विटी फंड वाले लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो जिस कंपनी का लाभ होता ही कम है तो वो उसमें थोड़ी जाएंगे क्योंकि उसमें तो उनको रिस्क है।
ठीक है। तो लगभग ये किस में किया जाता है, शेयर्स में किया जाता है, जो सरकारी शेयर्स होते हैं उनमें किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इन्वेस्ट प्राइमरी इन शेयर्स। ये सबसे पहले शेयरों में निवेश किया जाता है। इसमें निश्चित रिटर्न नहीं होता, लाभ होगा अंत में तो ही उन्हें क्या मिलेगा, फ़ायदा होगा तो ही उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यह कर्ज और शेयर दोनों में निवेश होता है, कर्ज में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है, इक्विटी कर्ज नहीं बनते हैं। यह मूल्य में वृद्धि का आश्वासन देता है, मूल्य में वृद्धि का आश्वासन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, इक्विटी के अंदर यही समझौता होता है, इक्विटी फंड के अंदर, कि अगर हमें लाभ होगा तो आपको मिलेगा और सबसे पहले दूसरे लोगों को बांटा जाएगा। जो जितना भी लाभ होगा पहले सैलरी दी जाएगी, पहले जो डिबेंचर्स है कर्ज लिया जाएगा उसको पूरा किया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को या प्रेफरेंस फंड को दिया जाएगा, फिर जाकर अगर कुछ बचेगा तो आपको मिलेगा इक्विटी वालों को। तो इसमें निश्चित आश्वासन नहीं होता, ना ही निश्चित रिटर्न होता और ना ही ये कर्ज वाले में होता। तो इसका आंसर क्या आएगा, यह मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। ठीक है, आगे समझ। ये थे अपने आज के MCQs। तो कल हम अपनी जो थ्योरी और डिमांड वाला चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो आप प्लीज़ प्लीज़ धीरे धीरे करके अपना CT मेंस में ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसको रेडी कर लीजिए। आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि यही मेरिट में डिफरेंस, ये सब्जेक्ट ही आपका मेरिट में डिफरेंस देगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो सभी पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट तो सभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें तो कंपटीशन इतना क्या होगा, इक्वली रहेगा। लेकिन जो मेरिट बनाएगा या जो नंबरों में फ़र्क डालेगा तो वो ये सब्जेक्ट डालेगा। जिसने ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिया उसके 2-4 नंबर में फ़र्क पड़ जाएगा, वो सिलेक्शन मिल जाएगा। और जिसने छोड़ दिया तो वो उसी दौड़ में भागता रहेगा जिसमें हज़ारों लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हज़ारों लोग रीजनिंग तैयार कर बैठे हैं, हरियाणा GK तैयार कर बैठे हैं, मैथ तैयार कर बैठे हैं, तो आप भी उसी दौड़ में रहोगे। ठीक है, अगर आप ये सब्जेक्ट रेडी कर लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस दौड़ में रहो, आप क्या पता 2-4 नंबर उनसे आगे निकल जाओ और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दिया करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी किया कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में या और स्टूडेंट्स में, सब में प्लीज़ शेयर किया करें ताकि इसमें और भी व्यूज़ बढ़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।